नमस्कार साथियों। आज हम डिस्कस करेंगे 2 सितंबर 2025 का करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस। इसमें हम देखेंगे मुख्यतः जो 2 दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे वैश्विक स्तर पर। एससीओ की मीटिंग चल रही थी चीन के तियानजिन शहर में, जो कल 1 सितंबर को संपन्न हुई है। तो क्या सार्वजनिक घोषणा पत्र जारी हुआ है और उसके क्या निहितार्थ हैं, साथ ही साथ भारत पर जो टैरिफ अमेरिका द्वारा लगाया गया है उसके संबंध में या उसके विकल्प के रूप में भारत ने कौन सा रुख अख्तियार किया है उसके विषय में देखेंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ से संबंधित जो भी हमारे सीजीपीएससी प्रीलिम्स, व्यापम और मेंस में किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उससे संबंधित खबरों का आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज बढ़ते हैं पहले न्यूज की तरफ। आज का पहला न्यूज है, साल में एक बार खुलने वाले कोंडा गांव के मां लिंगेश्वरी गुफा मंदिर में दर्शन होगा कल, अर्थात आज 3 तारीख को। ठीक है, ये साल में एक बार खुलता है। कौन से जिले में? कोंडा गांव में। क्या मंदिर का नाम क्या है? मां लिंगेश्वरी गुफा मंदिर। अब मैं यहाँ पे आप लोग को एक फैक्ट बता दूं, जितने भी लोग तैयारी कर रहे होंगे सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की, तो वो यदि एक बार भी पढ़े होंगे इस छत्तीसगढ़ के जनजाति या तीज त्योहार को, यहाँ की परंपराओं को, तो निश्चित तौर पर उन्होंने एक चीज पढ़ा होगा कि आलोर गुफा। ठीक है, ये आलोर ग्राम में स्थित होने के कारण इसका नाम है आलोर गुफा। यहीं पर मां लिंगेश्वरी का मंदिर है। अब ये लिंगेश्वरी नाम क्यों पड़ा इसका? ये माता है, लेकिन शिवलिंग को माता के रूप में पूजा की जाती है। देखिए यहाँ लिखा होगा, इस मंदिर में शिवलिंग के स्वरूप में माता विराजमान है। यह मंदिर संतान की मन्नत के लिए विख्यात है और हजारों भक्त दर्शन करने आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2-3 एमसीक्यू क्या बनेगा कि सबसे पहला कि मां लिंगेश्वरी गुफा कहाँ स्थित है। ठीक है, लिंगेश्वरी गुफा कहाँ स्थित है, साथ ही इसको गुफा मंदिर तो आपको बताना है कि कोंडा गांव में है। साथ ही इसको आलोर गुफा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आलोर गुफा के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा जो है कि इसमें ये मां लिंगेश्वरी किस रूप में विराजमान है, तो ये शिवलिंग के रूप में, माता जी की शिवलिंग के स्वरूप के रूप में पूजा की जाती है। और किस लिए विख्यात है, तो संतान की मन्नत के लिए विख्यात है। संतान की मन्नत जिसको भी प्राप्त करना होता है तो उसके लिए विख्यात है। आपके लिए 3-4 पॉइंट यहां से बन गए। ठीक है, फिर इसमें आप देखेंगे तो कुछ भी ऐसे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। ये भी बस्तर संभाग का ही न्यूज है। बस्तर संभाग का न्यूज है। इसमें क्या है, देखिए, स्कूल, आप चित्र देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे अपने जान को जोखिम में डाल करके स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि पिछले हफ्ते जो बारिश हुई थी उसमें बस्तर संभाग के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, स्कूल्स, हाईवे, रोड, पुलिया, छोटे छोटे, इनको नदियों के पानी ने या बाढ़ ने तबाह कर रखा है। ठीक है, तो बाढ़ में पुलिया बह गई है, जान जोखिम में डालकर बच्चे बल्ली तार के सहारे स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम यहाँ पे चर्चा ये कर लेते हैं कि बस्तर के विकास के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, बस्तर के विकास के लिए, तो सबसे पहले तो विकास में बाधा है क्या? नक्सलवाद। ठीक है, नक्सलवाद। और दूसरा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थात अधोसंरचना की कमी। अधोसंरचना की कमी, और जो भी अभी तक अधोसंरचना का निर्माण वहां हुआ है उसको भी कौन बहा कर ले गया? बाढ़ की चपेट में वो अधोसंरचना क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई, बर्बाद हो गई। तो अब यहां से हमको सबक लेने की जरूरत यह है कि आपदा जब आती है तो आप कितना भी मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण क्यों ना कर लें, उसको वो तबाह कर देती है। तो हमको चाहिए लॉन्ग टर्म, ना कि शॉर्ट टर्म। हमको शॉर्ट टर्म नहीं चाहिए, दीर्घावधि के लिए एक ऐसा प्लान तैयार किया जाए कि किसी भी प्रकार की इस तरह की जो आपदाएं आती हैं, वो जो सदाबहार जीवन होता है, जो 24 घंटे हम लोग जीवन यापन कर सकें, अर्थात कहीं भी आवागमन के लिए जो सुविधाएं होती हैं वो इससे क्या हो, बाधित ना हो। तो ये हमको यहाँ से सबक मिलती है। तो जब कभी भी बस्तर के विकास के संबंध में, बस्तर के विकास के संबंध में क्या आएगा, निबंध आता है और चुनौतियां आता है, तो निश्चित तौर पर आप इसको भी एक चुनौती के रूप में ले सकते हैं कि ऐसे भी वहां अधोसंरचना का अभाव है और जो अधोसंरचना निर्माण हुआ है उसमें क्वालिटी या फिर गुणवत्ता में कमी है। ठीक है, या दीर्घावधि प्लान के तौर पर उसको तैयार नहीं किया गया है। तो इन चुनौतियों को भी दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए, तब हम सच्चे तौर पर कह सकेंगे कि बस्तर का विकास हो रहा है। ठीक है, बढ़े अगली न्यूज की तरफ। अब अगला जो 2-3 पेज आपके लिए, और आपका थोड़ा सा लंबा समय इस पे लगेगा, कि आपको पता है कि भी हाल ही में चीन के एक शहर तियानजिन में
एससीओ की मीटिंग हुई है। एससीओ का पूरा नाम है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संघाई सहयोग संगठन, जिसकी बैठक अभी हुई है 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 को। ये डेट आप याद रखेंगे, आपके एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर एक चीज आपको बता देता हूँ कि वहाँ जो कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की बैठक होती है तो एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी होता है वहां से। तो उस संयुक्त घोषणा पत्र में कौन कौन से शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जब आपको पेपर 7 के पार्ट 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसके निबंध पूछे जाएंगे, और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि रिलेवेंट टॉपिक, जो भी प्रासंगिक टॉपिक है या न्यूज है खबरों में बना रहता है, उस पर निबंध भी और साथ ही पेपर 7 में पूछा जाता है। एग्जाम्पल के लिए 2024 का जो मेंस का पेपर है उसमें आपको निबंध को देखेंगे तो अमेरिकी टैरिफ के ऊपर पूछा जा सकता है कि भारत पर इसका क्या असर होगा। ठीक है, पहला। दूसरा आप देखेंगे 2024 में ही भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर पूछ लिया गया है। ठीक है, आप उठा करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखेंगे 2023 में आपको पूछा था भारत और ईयू यूरोपियन यूनियन के भी संबंधों के बारे में पूछा था। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये भरोसा रहे कि जो प्रासंगिक टॉपिक्स होते हैं उसको कैसे सीजीपीएससी में विभिन्न पेपर में या फिर उसके निबंध पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, जो साझा घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें कुछ शब्दावली आए हैं, तो आपको जब भी इस संगठन के बारे में या वैश्विक स्तर पर जो राजनीति कैसे संचालित होगी उस पर पूछा जाए तो आप हूबहू इसी कंटेंट को लिख सकते हैं। क्या है वो? विश्व के समान और व्यवस्थित बहुध्रुवीकरण अर्थात मल्टीपोलर वर्ल्ड, समावेशी आर्थिक और वैश्वीकरण की वकालत करते हुए, देख रहे हैं, समावेशी होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए, वैश्वीकरण होना चाहिए, एक ध्रुवी नहीं होना चाहिए, न्याय संगत एवं समतापूर्ण वैश्विक प्रणाली को बढ़ावा देना चाहिए और अपने विशाल बाजार का व्यापक लाभ उठाना चाहिए। ये शी जिनपिंग जो कि इस बैठक के अध्यक्ष रहे, उन्होंने इस बात को रखा। ठीक है, अब जो हमारे पास यहाँ जानने के लिए है वो ये है कि चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि अपने विशाल बाजारों का लाभ उठाएं। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि एससीओ का जो टोटल पॉपुलेशन है वो विश्व के आबादी का लगभग 40% है। ठीक है, और विश्व जीडीपी का 24% है। ये कह रहे हैं, इसके पीछे वही है कि हम टोटल जो ये एससीओ में जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं और जो और देश सदस्य देश आए हुए थे इसमें, तो उनकी आबादी कितनी है विश्व की? 40% है। और ग्लोबल जीडीपी का कितना योगदान देता है ये? तो 24% योगदान देता है। ठीक है, और यदि हम सही से अपना सप्लाई चेन व्यवस्थित कर पाए तो निश्चित तौर पर हम अपने बाजारों का ही लाभ उठा पाएंगे, हमको अन्य देशों पर या अन्य क्षेत्रों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही रूसी राष्ट्रपति ने क्या समर्थन किया है? संयुक्त बॉन्ड बेचने से आर्थिक सहयोग होगा मजबूत। अर्थात इसके पीछे का तर्क ये है कि जो आज पूरे वर्ल्ड ऑर्डर पे या वर्ल्ड ट्रेड पे, इकोनॉमी पे जो डॉलर का वर्चस्व है उसको कम करने के लिए ही या उसके विकल्प के तौर पर एससीओ में एक संयुक्त बॉन्ड जारी करें, ताकि ये जितने भी सदस्य देश हैं और जो एससीओ के समर्थक देश हैं उनके बीच ट्रेड में आपस में आदान प्रदान हो सके, ताकि डॉलर पर निर्भरता कम की जा सके। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये क्यों कहा उन्होंने? देखिए यहाँ पे लिखा है, यूरो डॉलर पर निर्भरता घटाने का प्रस्ताव रखा किसने? पुतिन ने। और संयुक्त बॉन्ड जारी करने के साथ व्यापार समझौतों के लिए संयुक्त भुगतान प्रणाली का भी प्रस्ताव रखा। ठीक है, और शी जिनपिंग ने एक और बात कही है कि हमको एससीओ विकास बैंक पर ध्यान देना चाहिए। जैसे आपको पता होगा कि ब्रिक्स का अपना एक बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, वैसे ही एससीओ का भी एक बैंक होना चाहिए जिसका नाम होगा एससीओ डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने इसमें पहले आगे आकर के 30 लाख करोड़ डॉलर उन्होंने कहा कि 26 देशों की भागीदारी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन बन गया है। कौन? एससीओ। क्योंकि ये इसका उत्पादन लगभग 30 लाख करोड़ डॉलर है ना। और इन्होंने खुद ही स्वयं आगे आकर कहा कि हम चाइना अर्थात चीन 28 करोड़ डॉलर के अनुदान देने की घोषणा की है इन्होंने। ठीक है, अब बहुत सारी इसमें बातें हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हो क्या है, आपको पता होना चाहिए पहले एससीओ का बैकग्राउंड कि आखिर एससीओ बना क्यों था। ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ पे कहा, किसने? शी जिनपिंग ने, कि यह एक क्षेत्रीय संगठन है। क्षेत्रीय संगठन है तो आपको ये पता होना चाहिए कि एससीओ आखिर बना क्यों था, इसके पीछे उद्देश्य क्या थे, क्योंकि दुनिया में तो इतने सारे संगठन हैं तो इसी को क्यों बनाना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एससीओ का जो निर्माण है, एससीओ का गठन 2001 में संघाई में हुआ था और उज्बेकिस्तान इसका 6वां सदस्य बना था जब इसकी स्थापना हुई थी। एससीओ आखिर है क्या? तो एससीओ एक राजनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था, अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी एवं संस्कृति में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है, यह एक राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य है क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता को बनाए रखना। ठीक है, इसका चार्टर कब लागू हुआ था? 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह 2003 में लागू हुआ था। क्या भारत इसका संस्थापक सदस्य था? तो नहीं, भारत में ने इस संगठन को ज्वाइन किया 2017 में, तब पाकिस्तान भी इसका सदस्य बना था। वर्तमान में इस संगठन के 10 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं इस संगठन के? एससीओ के 10 सदस्य हैं और आखिरी अर्थात 10वां सदस्य कौन बना था? बेलारूस। ठीक है, बेलारूस इसका क्या था? 10वां सदस्य बना था। ठीक, तो इसकी प्रासंगिकता यदि देखा जाए, क्यों इसको अमेरिका के जो तानाशाही के खिलाफ देखा जा रहा है, तो 2-3 पॉइंट पर हम डिस्कस कर लेते हैं। एससीओ में जो वैश्विक आबादी, मैंने भी थोड़ी देर पहले चर्चा की है, वैश्विक आबादी का 40% है। साथ ही वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 30% है। ग्लोबल जीडीपी का थोड़ी देर पहले मैं बताया था, ग्लोबल जीडीपी का 30% है। और यूरेशिया के जो यूरोप और एशिया मिलकर बनता है एक शब्द यूरेशिया, तो यूरेशिया के 60% क्षेत्र को कवर करता है। ठीक है, साथ ही भौगोलिक महत्व के कारण भी एशिया का एससीओ का महत्व है। क्यों? क्योंकि एशिया में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका में है। यह इसे मध्य एशिया को नियंत्रित करने और इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए भी महत्वपूर्ण संगठन है। एक प्रश्न और बनता है, यदि आपके लिए मैं पेपर 7 का एक मॉडल प्रश्न बनाऊं, आप यदि जो कोई भी एकदम सीरियस बच्चे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इसका मुझे आंसर बताएंगे कि एससीओ का भारत के लिए वर्तमान में क्या महत्व है, भारत के लिए महत्व बताएंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ क्या महत्व है। एससीओ जो है भारत को एक ऐसे मंच में भाग लेने के लिए एक मंच प्रदान करता है जो मध्य एशियाई देशों के साथ सहयोग की अपनी परिधि को बढ़ाता है। अर्थात ये भारत को सेंट्रल एशिया, जिसमें कौन कौन से देश शामिल हैं जी? कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब शामिल हैं। और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमको रेयर अर्थ मिनरल्स के साथ ही नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के लिए हमको इनके साथ व्यापार करने की संभावना है, इसलिए हमको ये एससीओ का संगठन आवश्यक है भारत के लिए। साथ ही यह रैट्स एक संगठन है, रैट्स। ठीक है, रैट्स का पूरा नाम है रीजनल एंटी टेररिज्म स्क्वाड, अर्थात इस क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी एक समूह है, उस पर काम करने वाली संस्था है। तो भारत सबसे ज्यादा पीड़ित है आतंकवाद से, तो इस आतंकवाद को दूर करने में इस संगठन का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, इसलिए भारत के लिए महत्व है। साथ ही मध्य एशिया यूरेनियम एवं हरित ऊर्जा स्रोतों का भंडार होने के कारण, कौन कौन सा? यूरेनियम और हरित ऊर्जा रिसोर्सेस है उसके पास। ठीक है, इसका भंडार होने के कारण भी भारत की ऊर्जा सुरक्षा अर्थात एनर्जी सिक्योरिटी के में सहयोग को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है कौन? एससीओ, इसलिए महत्व है। ठीक है, और अभी हमने बात की रीजनल एंटी टेररिज्म स्क्वाड की, अर्थात इस क्षेत्र में आतंकवाद विरोध के लिए ये संगठन आवश्यक है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वही देखेंगे इस पे जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र जारी हुआ है इस बैठक का, उसमें आतंकवाद को मोदी जी ने बताया ना कि आतंकवाद शांति समृद्धि के लिए चुनौती है और इस संगठन का उद्देश्य ही इस क्षेत्र में शांति और समृद्धि स्थापित करना। तो यदि आप चाहते हैं कि इस क्षेत्र में शांति और समृद्धि स्थापित हो, इस आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना है, ये वक्तव्य हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का था। ठीक है, अब देखिए कुछ कुछ बातें हैं और इससे आपको ये बता दूं कि इस घोषणा पत्र में आतंकवाद को खुला समर्थन देना, जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उसको सभी ने कड़ी निंदा की है। इवन उस घोषणा पत्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी साइन किया है और ये सहमति जताई है सारे देशों ने मिलकर के कि जो भी दोषी हैं, जो भी इसके आर्थिक फंडिंग करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उनके ऊपर छानबीन के साथ उनको सजा दी जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्या क्या बोला आपके लिए, शब्दावली जो कंटेंट है वो इंपॉर्टेंट है। आपको ये लग सकता है कि वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है, इसका हमारे लिए उतना उपयोग नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ पेपर 7 के आप पार्ट 2 में किसी भी टॉपर से पूछेंगे जो को भी मेंस दिया है कि पेपर 7 के पार्ट 2 में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि इसका मुझे भी अनुभव रहा है कि प्रभावी कंटेंट की कमी है। यहाँ के जो पुस्तक हम प्रयोग करते हैं पढ़ने में, उसमें उस प्रकार के कंटेंट नहीं मिल पाते, इसलिए आपको इस तरह के वीडियो एनालिसिस का हिस्सा बनना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए भारत के लिए एससीओ का मतलब क्या है? एस से हो गया सिक्योरिटी, सी से हो गया कनेक्टिविटी और ओ से हो गया अपॉर्चुनिटी। मोदी जी ने कहा है कि एससीओ को भारत मानता है सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर मानता है कि विश्व में बहुध्रुवी यदि विश्व व्यवस्था वर्ल्ड ऑर्डर बनाना है तो एससीओ सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर के तौर पर काम करे। ठीक है, साथ ही भारत किस पर काम करता है? आरपीटी पर, आरपीटी, रिफॉर्म,
परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, अर्थात सुधार, जहां कभी भी लगे कि हाँ यहाँ पे भारत पिछड़ रहा है तो वहां रिफॉर्म करता है। प्रदर्शन करके दिखाता है। आप जीडीपी ग्रोथ जो 2025 वित्त वर्ष 2025-26 के पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.5% की है, जिसका अनुमान किसी ने नहीं लगाया था। तो ये भारत के प्रदर्शन को प्रदर्शित करता है। साथ ही परिवर्तन, जब कभी लगता है कि भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, राजनीतिक रूप से जो नीतियों पर ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, तो वो भारत करता है। तो वही इन्होंने बताया है। ठीक है। साथ ही मोदी जी ने कहा है कि संगठित अपराध, ड्रग्स तस्करी और साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बनाए जा रहे 4 केंद्र सुधार उन्मुख सोच को दर्शाते हैं। तो देखिए क्या क्या मुद्दा रहा। संगठित अपराध, ड्रग्स तस्करी, हाल ही में आपको ही पता है कि पंजाब अर्थात पाकिस्तान अफगानिस्तान से निकल करके पंजाब होते हुए कैसे पूरे भारत में ड्रग्स का तस्करी फैला हुआ है। साथ ही जब नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखते हैं, मणिपुर, नागालैंड रीजन में, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी ड्रग्स तस्करी बहुत बड़ा एक संगठित अपराध है। और साइबर सुरक्षा तो सभी पीड़ित हैं। आपको भी, मुझे लगता है कि आपके पास भी ऐसे कॉल्स आए होंगे जो आपको ठगने का प्रयास किए होंगे। ठीक है। तो इन चुनौतियों को भी, ये नए चुनौतियों को भारत ने अपने तरफ से एससीओ के में मुद्दा बनाने का प्रयास किया है। ठीक है। और उन्होंने अंत में कहा, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कि बहुपक्षवाद और समावेशी विश्व व्यवस्था पर एक बयान जारी होने पर खुशी व्यक्तव्य की। और अगली बैठक कहाँ होगी ये याद रखेंगे आप, अगली बैठक होने वाली किर्गिस्तान में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मोदी जी ने देखिए कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद किसी भी देश की शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए बड़ी चुनौती है। शब्दावली आप कहां से मिलेगा बताइए। किसी भी देश की शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए बड़ी चुनौती है। यदि आपको आतंकवाद पर कुछ पूछता है तो इन्हीं शब्दावलियों को आपको प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है ना। और सभी देशों ने मिलकर के जो आतंकवाद पर, देखिए यहाँ पे लिखा है कि एससीओ ने एक सुर में की पहलगाम हमले की निंदा, आतंक से लड़ाई में दोहरा मापदंड नामंजूरी। भारत ने कहा है कि जो कोई भी दोहरा मापदंड अपनाता है कि एक तरफ निंदा करेंगे और दूसरी तरफ उसको सुरक्षा प्रदान करेंगे, तो ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र न होने पर जिस मंच का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था बहिष्कार, उसी के शिखर सम्मेलन के साझा घोषणा पत्र में भारत के रुख पर जताई गई सहमति। यह भारत की कूटनीतिक जीत है। ठीक है। अब यहाँ भी क्यों कूटनीतिक जीत है, थोड़ा सा मैं इस पर और आप लोग का ध्यान आकर्षित करूंगा। ये इसलिए है क्योंकि बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये बार बार अलग अलग मंचों से कहा है कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच के युद्ध को रुकवाया है। ठीक है। और एक भी बार उन्होंने पहलगाम हमले की निंदा सच्चे मन से या खुले तौर पर नहीं की थी, न ही चीन ने की थी, किसी ने नहीं की थी। लेकिन यहाँ पर भारत ने एक कूटनीतिक जीत हासिल की। इसके पीछे का तर्क ये है कि जिस हमले की निंदा कभी किसी भी राष्ट्र ने, जो बड़े राष्ट्र उन्होंने नहीं की थी, उसको साझा घोषणा पत्र में जारी करवाना और आतंकवाद के खिलाफ अपनी बात को प्रमुखता से रखना चीन और पाकिस्तान की उपस्थिति में, तो यह निश्चित तौर पर भारत की एक वैश्विक नेता की भूमिका को दर्शाता है। और आगे विश्व के किसी भी घटनाओं में भारत के पक्ष सुनने के लिए हमेशा विश्व तैयार हो, ऐसी भी स्थिति को दर्शाता है। ठीक है। इस एससीओ की मीटिंग में ही तीनों शीर्ष शक्तियां शामिल थी। कौन कौन? शी जिनपिंग चीन, मोदी भारत और पुतिन रूस। दोस्ती का यह नया अंदाज अमेरिकी वैश्विक नेतृत्व का विकल्प होने का दिया नया संदेश। ठीक है। आप ये सब आपको लगता होगा ये चित्र जो हैं ये क्या बताते हैं? ये सब जो वैश्विक राजनीति है, ठीक है, जियोपॉलिटिकल जिसको शब्द बोला जाता है, वहां पे बहुत महत्वपूर्ण ये रखता है। पूरी दुनिया की मीडिया में ये सब जितने भी तस्वीरें हैं छाई हुई हैं, तो ये बताता है कि हमारे देश का रूस और चीन के साथ किस प्रकार से संबंध स्थापित हो। रूस के साथ तो कोई डाउट ही नहीं कि हमारा संबंध कैसा है। चीन के साथ हमको ये भी पता है कि चीन के साथ हमारा किस चीज का विवाद है, ज्यादातर सीमा विवाद है। लेकिन हम सीमा विवाद को ही एकमात्र मुद्दा पकड़ करके जो अन्य क्षेत्र हैं, व्यापार के, सहयोग के, शांति के, उसको हम उसके बिहार पर हम नहीं छोड़ सकते। ठीक है। सीमा विवाद को हम लोग शांति तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने कल भी एक बात कही थी कि आप यदि घर में रहते हैं, किसी गांव में, क्षेत्र में रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो आप हो सकता है अपने पड़ोसी बदल लें, लेकिन ज्यादातर यही होता है कि अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। ठीक है। लेकिन ये तो भूखंड है, तो भूखंड के से संबंधित जो पड़ोसी होते हैं उसको आप निश्चित तौर पर कभी भी नहीं बदल सकते। आज भारत जहाँ पे है, चीन और पाकिस्तान जहाँ पे है, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। इसलिए जितना भी संभव हो सके हमको विवाद को, हमको संघर्ष को टालते हुए संवाद से समाधान तक पहुंचना है। और जिस भी क्षेत्र में दोनों के म्यूचुअल इंटरेस्ट हो, साझा हित सामने आते हों, उस पर हमको आगे बढ़ना चाहिए। और जो विवाद के बिंदु हैं उसको संवाद से
संवाद से निपटाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, बढ़े आगे। देखिए एक और एडिटोरियल आया है कि ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ प्रभावी कदम उठाया गया है। ठीक है, कैसे प्रभावी कदम है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है एससीओ घोषणा पत्र में पाकिस्तान की मौजूदगी में पहलगाम हिंसा के जिम्मेदारों को सजा दिलाने पर मुहर, भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। पीएम मोदी का पहले जापान से बहुआयामी करार और फिर चीन के तियानजिन में जिनपिंग और पुतिन से मुलाकात और उसके बाद 26 सदस्यीय सीएसओ की बैठक में नतीजे ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ नए अंतर्राष्ट्रीय दबाव समूह का सबसे प्रभावशाली कदम है। और आप यदि इसका रिएक्शन देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं भारत में जो अमेरिकी दूतावास है वहां से क्या स्टेटमेंट निकल करके आया है कि भारत और अमेरिका 21वीं सदी के सबसे महान साझेदार रहेंगे, व्यापारिक सहयोगी रहेंगे, आया है। ठीक है, हालांकि अलग अलग स्टेटमेंट आया है, ट्रंप का अलग स्टेटमेंट आया है, ट्रंप के सलाहकार का अलग स्टेटमेंट आया है। ये भाई साहब तो जाति विवाद में कूद गए कि ब्राह्मणों को फायदा हो रहा है, इस तरह के बयान दे रहे हैं। हालांकि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो, लेकिन फिर भी आपको किस तरह के बयान आ रहे हैं, क्या ये अभी भी खींचे हुए हैं कि उनको उम्मीद ही नहीं था कि इस तरह से भारत और चीन कभी फिर से नजदीकी इनके संबंध बन सकते हैं या बनने की संभावना दिख रही है, तो इसी से वो चिढ़ा हुआ है। देखिए क्यों ऐसा प्रभावी कदम बोला जा रहा है, आपको यहीं से आपको पढ़ते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्या ऐसा भारत ने कर दिया कि इसको प्रभावी कदम माना जा रहा है। तो ये इसलिए प्रभावी कदम है कि जिस समूह में भारत और पाकिस्तान एक साथ हों, चीन का किरदार प्रमुख हो और समूह का जन्म मूलतः मध्य एशिया में आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के लिए हुआ हो, तो समझा जा सकता है कि मकसद हासिल करना कितना कठिन होगा। लेकिन ट्रंप टैरिफ ने गैर पश्चिम देशों को चीन के इस शहर में एकत्रित होने को मजबूर किया। जापान से दोगुना निवेश अर्थात 60,000 करोड़ रुपए, सेमीकंडक्टर निर्माण और सामरिक साझेदारी का करार कर मोदी का भारत को डेड इकोनॉमी घोषित करने की ट्रंप की हिमाकत को जवाब था। यदि ट्रंप के अनुसार भारत की इकोनॉमी डेड होती तो उसका सबसे पहला जवाब था कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की इकोनॉमी पहली तिमाही में 7.5% की दर से बढ़ी और उसी डेड इकोनॉमी जो ट्रंप ने व्यंग किया था, उसी डेड इकोनॉमी पर अगले 10 साल में जापान 60,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की बात कर चुका है। ठीक है, इन दोनों की दोस्ती से किसकी भारत चीन की नजदीकियां ये ट्रंप को बेचैनी का सबब होते जा रही है और भारत और रूस के बीच की जो संबंध है उसको यहाँ पे बताने की आवश्यकता है नहीं, आप सबने देख ही चुका है। ठीक है, अब थोड़ा सा वन लाइनर न्यूज कर लेते हैं, आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए सबसे पहला है आपकी स्पोर्ट्स से, हमारे सीजीपीएससी प्रीलिम्स और सीजी व्यापम के विभिन्न एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स में ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाल ही में हुए BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, क्या है BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सी जोड़ी ने ब्रॉन्ज जीता है। तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। आपको ये भी पता है कि अभी पिछले वर्ष इन दोनों को क्या मिला है, खेल रत्न सम्मान, जो भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न सम्मान है मेजर ध्यानचंद, वो मिला इन लोग को, सात्विक साईराज। उन्होंने BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता, आपको नाम याद रखना है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। ठीक है, दूसरा एक इनिशिएटिव शुरू किया है केंद्र सरकार ने, आदिवाणी। क्या है आदिवाणी। अब मैं आपसे फिर से पूछूं यहाँ पे, ये आदि शब्द क्या बताता है, थोड़ा सा ठहर के पेशेंस के साथ ऐसे न्यूज को सुना करें। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन आदिवाणी क्या किसको संबोधित करता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और ऑप्शन को रट के आगे निकल जाते हैं। थोड़ा ठहरिए, कॉमन से जब आप लगाना शुरू करेंगे आपके एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स में कि ये बोलना क्या चाह रहा है। तो आदि का मतलब होता है आदिवासी अर्थात जनजातियों के लिए, तो हो न हो ये जनजातियों से संबंधित हो। तो आगे देखते हैं, तो आदिवाणी नाम का भारत का पहला AI आधारित ट्राइबल भाषा अनुवादक लॉन्च किया है। यह बीटा वर्जन है जो आदिवासी भाषाओं को बचाने और डिजिटल समावेशन में मदद करेगा। तो अब मैं आपके लिए एक मेंस का 2 अंक का क्वेश्चन बनाऊं कि सरकार द्वारा, किसके द्वारा, सरकार द्वारा जनजातीय संस्कृति को बचाने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं, वो बचाने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो क्या आप नहीं लिखेंगे इसको कि हाल ही में केंद्र सरकार ने आदिवाणी नामक भारत का पहला AI आधारित ट्राइबल भाषा अनुवादक लॉन्च किया है। ठीक है, अगला जो न्यूज है वो ये है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 अभी हाल ही में जारी हुआ है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025, सिंगापुर एशिया का सबसे सुरक्षित देश बना है। हमको इसमें मतलब नहीं है, हमको ये देखना है कि भारत के स्थान कौन सा है। तो भारत अभी भी 115वें स्थान पर है, पिछले वर्ष की तुलना में इस पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। कितने देश शामिल होते हैं इस ग्लोबल पीस इंडेक्स में, तो 163 देशों की सूची में भारत का स्थान 115 है। ठीक है, इसको जारी कौन करता है, तो एक संस्थान है
द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। यदि आप इकोनॉमी को और पीस को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपके देश में शांति आवश्यक है। इस संस्था इसको जारी करने का पीछे उद्देश्य यही है। ठीक है, हम कल देखे थे कि पहली बार एक भारतीय संस्था एनजीओ है एजुकेट गर्ल्स को हाल ही में किस लिए, तो ग्रामीण भारत में लड़कियों की शिक्षा सुधारने के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 मिला है। इस अवार्ड को एशिया का नोबेल भी माना जाता है। ठीक है, हमने कल देख लिया था इसको। ये इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पेपर 5 आपका मेंस का पेपर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सरकार ने बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की योजना को पास किया है। फिलहाल यह सीमा 74% तक है, अर्थात कोई भी विदेशी निवेशक हमारे बीमा क्षेत्र में 74% तक ही निवेश कर सकता था, अब वो 100% निवेश कर सकता है। इस संबंध में सरकार ने पास किया, देखते हैं ये कब से लागू होता है। ठीक है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट और ये है कि आरबीआई के अनुसार 2025-26 में निजी क्षेत्र का कैपिटल एक्सपेंडिचर 21.5% बढ़कर 2.67 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। यह वृद्धि खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में होगी। तो न केवल भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बल्कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी किस सेक्टर पर जी, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर अर्थात पूंजीगत व्यय किस क्षेत्र में खासकर, तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में। और किसी भी राष्ट्र के विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना योगदान होता है ये आप सभी जानते हैं। तो इतने की वृद्धि हुई है, ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, पॉजिटिव संकेत है। ठीक, कुछ एमसीक्यू बेस्ड प्रश्न आए थे न्यूज़पेपर में, उसको कर लेते हैं। निर्यात संवर्धन मिशन के अंतर्गत 2 उपयोजनाएं क्या है। ठीक है, यहाँ पे उत्तर दिए हुए, लेकिन आप मुझे इसका आंसर देंगे कि निर्यात संवर्धन मिशन के अंतर्गत 2 उपयोजनाएं क्या है, तो ये है निर्यात बंधु और निर्यात मित्र, आपको याद रखना है। ठीक है, सॉरी, निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा, ये एक आंसर इसका बी होगा, ए नहीं होगा। निर्यात संवर्धन मिशन जो भारत सरकार का मिशन है, उसके अंतर्गत 2 उपयोजनाएं हैं। निर्यात को प्रोत्साहन, अच्छा, अर्थात जो निर्यात करने वाले व्यापारी हैं, व्यवसाय हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा, और निर्यात की दिशा बताई जाएगी, कहाँ आप निर्यात करेंगे तो आपके लिए सफल सिद्ध होगा, आपके लिए हितकारी सिद्ध होने वाला है। ठीक है, दूसरा, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार किस देश द्वारा आयोजित एक बहुपक्षीय अभ्यास है, तो एक्सरसाइज ब्राइट स्टार आप यहाँ पे उत्तर देख सकते हैं, मिस्र द्वारा आयोजित एक बहुपक्षीय अभ्यास है। ठीक है, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपके लिए और है, इसका आपको जवाब देना है। ठीक है, पहला, सोमोरिरी झील कहाँ स्थित है, जी सोमोरिरी झील, तो सोमोरिरी झील स्थित है लद्दाख में। आपके लिए यहाँ पे सामान्य ज्ञान की बातें की जा रही हैं। झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है, आपको दे देगा, सुमेलित कीजिए, एमसीक्यू के लिए सुमेलित कीजिए। इधर देगा नृत्य, इधर दे देगा जनजाति। ठीक है, अब नृत्य में इधर देगा आपका झीका दसाई, और इधर दे देगा जनजाति का नाम संथाल। तो ऐसे करके और अन्य भी नाम दे देगा, और आपको सुमेलित करने के लिए कहा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो झीका दशई नामक नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, संथाल जनजातियों के द्वारा। वैसे ही सोमोरिरी झील कहाँ स्थित है, लद्दाख यूनियन टेरिटरीज में। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है वहां। संयुक्त राष्ट्र ने झील संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विश्व झील दिवस कब घोषित किया, तो 27 अगस्त को विश्व झील दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना को कितने वर्ष पूरे हो गए, तो 11 वर्ष पूरे हो गए, आपको याद होना चाहिए। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ हुआ था। ठीक है, थाईलैंड में गणेश जी की मूर्ति को किस नाम से जाना जाता है, तो फ्ररा फिकानेत के नाम से जाना जाता है। ये इसलिए है कि हाल ही में थाईलैंड से एक वीडियो वायरल हुई थी कि वहां गणेश जी की स्थापना से लेकर के वहां की करेंसी में भी गणेश जी की प्रतिमा हमको दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक पेटेंट कराने वाले दुनिया में स्थान में देखा जाए तो भारत की स्थान 7वें नंबर पर है। 2025 में एक आया है रिपोर्ट कि कौन से देश ने सबसे ज्यादा पेटेंट रजिस्टर्ड करवाया है, और पेटेंट कहाँ रजिस्टर करवाया जाता है जी, वीपो में, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन में इसको दर्ज कराया जाता है। और क्यों ऐसा किया जाता है, क्या होता है पेटेंट, तो एक लाइन में आप जान लीजिए पेटेंट क्या होता है, कि अपने सामान का प्रचार करने के लिए दुनिया भर के देश संबंधित सामान का क्या कराते हैं, पेटेंट कराते हैं, ताकि उसकी चोरी ना हो सके, कोई उसकी कॉपीराइट या फिर उसका डुप्लीकेट माल ना बना सके। सबसे ऊपर है चीन 1940 पेटेंट के साथ, और भारत 1240 पेटेंट के साथ 7वें नंबर पर है। ठीक है, अमेरिका इसी बात से डरा हुआ है कि चाइना हर मामले में मुझसे आगे निकलते जा रहा है, और चाइना से बढ़ती भारत की नजदीकी ये अमेरिका को बेचैनी का सबब बना हुआ है। ठीक है, कर लेंगे यहाँ तक। अब थोड़ा थोड़ा हम कवर करेंगे, क्योंकि आपको इसलिए इस तरह की न्यूज से अवगत कराया जाता है ताकि आपका जो फ्लो है, आपके जो अभी तक न्यूज एनालिसिस हुए हैं उस पर उसकी इन्फ्लुएंसी बना रहे।
अब ये आपके देखिए, इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अमेरिकी टैरिफ का जवाब देने के लिए भारत तैयार है। कृषि उत्पाद, जो अभी हमने थोड़े दिन पहले कवर किया था कि अमेरिका द्वारा जो टैरिफ बढ़ाया गया है उससे हमारे किसानों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो किसान कृषि उत्पाद हैं उस पर टैरिफ के बढ़ने से उसके दाम अमेरिका में बढ़ जाएंगे और कृषि का उत्पाद जो निर्यात होता था वो नहीं हो पाएगा। इसलिए अब हमारे कृषि उत्पाद जाएंगे जापान, फिलीपींस और यूरोपीय बाजार, अर्थात हमने वैकल्पिक बाजार की खोज या खोज और उसके अवसर की तलाश हमने शुरू कर दी है। तो ये एपीडा के चेयरमैन हैं। एपीडा का मतलब होता है कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। इन्होंने, इनके अध्यक्ष ने बताया है कि हमको ऐसा इतना भी नुकसान नहीं होने वाला है, हम जल्द ही अपने लिए वैकल्पिक बाजारों की तलाश कर लेंगे। ठीक है, और देश में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसकी डिमांड पूरे विश्व में हो रही है। ठीक है, साथ ही एक प्रश्न इनसे पूछा गया कि हम धान के बड़े उत्पादक हैं, प्रोसेस्ड फूड को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन क्या जितना पोटेंशियल है उतना निर्यात कर पा रहे हैं? तो इन्होंने कहा है कि हमारा पोटेंशियल असीमित है। हार्टिकल्चर में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा कि भारत का हार्टिकल्चर प्रोड्यूसर में कौन से स्थान है? हार्टिकल्चर, तो आपको बताना सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। राइस में हम लार्जेस्ट हो चुके हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो चुके हैं इस साल। दालों के ऑयल सीड्स के भी हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। चावल में उत्पादन बढ़ रहा है इसलिए अतिरिक्त है निर्यात के लिए। हमारे यहाँ केले का अच्छा उत्पादन होता है। ये सब बातें बताई जा रही हैं ताकि कृषि निर्यात के लिए अच्छे से अच्छा बाजार उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है, ये देखिए एक अगला न्यूज आपके लिए ये है कि एक दशक से सालाना 7% की चक्रवृद्धि दर से बढ़ रही है लोगों की आय। और जब लोगों की आय बढ़ती, मैं यहाँ आपको सिर्फ बेसिक इकोनॉमी कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपके लिए एक फैक्ट है कि यदि पूछा जाए कि वर्ष 2024 में भारत की प्रति व्यक्ति आय, पर्सनल कैपिटल इनकम कितने जीडीपी के अनुसार कितनी रही, तो आपको पता होना चाहिए $2700। ठीक है, देश की प्रति व्यक्ति आय है जीडीपी के अनुसार $2700। तो ये ठीक है। तो जब देखिए लिखा है सालाना 7% की चक्रवृद्धि दर से बढ़ रही लोगों की आय। एक बात मुझे बताइए, यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब लोगों की आय बढ़ती है तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अर्थात परचेसिंग पावर, मार्केट से चीजें खरीदने की शक्ति बढ़ेगी। और क्रय शक्ति जब बढ़ेगी तो लोग मार्केट से ज्यादा उत्पाद खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? उपभोक्ता मूल्य में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? और जब उत्पाद खरीदेंगे तो उत्पादन भी तो बढ़ेगा, कंज्यूम भी तो होगा ना, तो उत्पादन बढ़ेगा। और उत्पादन जब बढ़ेंगे तो जो उद्योग धंधे हैं उनके भी तो संचालन में वृद्धि होगी। और उद्योग धंधे के संचालन में वृद्धि होगी तो रोजगार में भी तो वृद्धि होगी, होगी कि नहीं होगी? और रोजगार में वृद्धि होगी अर्थात लोगों के पास क्या बढ़ेगी? आय बढ़ेगी। यही तो होता है, तब तो एक इकोनॉमी चलती है। देख रहे हैं? तो यहाँ पे मैं बस आपको यही समझाना चाहता था। यदि इकोनॉमी समझना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और बदलते हुए परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रख करके इकोनॉमी का बेस क्लियर करना चाहते हैं, तो मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे सिंपल से कॉन्सेप्ट समझाया है। लेकिन अब जब आप यहाँ पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा कि किन किन कारणों से या क्या क्या चीज की खरीदारी पहले नहीं करते थे, उसकी खरीदारी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और है, त्योहारी सीजन में बढ़ेगी मांग। आगामी त्योहारी सीजन में स्थिर घरेलू खपत से मांग को मजबूत बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। खपत के रुझान आने वाले महीनों में अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण का संकेत देते हैं। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का जीडीपी ग्रोथ रेट 7.5% ये बताता था, जबकि अगला तिमाही तो हमारा पूरा त्योहारों वाला है, तो हमारे जीडीपी ग्रोथ में कहीं से भी कमी दिखाई नहीं पड़ती है। देखिए मॉर्गन स्टैनली एक फर्म है, इकोनॉमिक्स देखती है ये, उन्होंने भी कहा है कि जो भारत का वृद्धि दर है 2025-26 के लिए ये 6.7% रहने वाली। पहले इन्होंने 6.2% का अनुमान लगाया था, अब 6.7% का अनुमान लगाया है। ये इसलिए क्योंकि अभी फर्स्ट क्वार्टर में 7.8% की हमारे इकोनॉमी ने वृद्धि दर्ज की है। और क्या क्या हो सकता है? तो जीएसटी में आगामी कटौती से घरेलू मांग बढ़ेगी, सीधी बात है। यह अमेरिका टैरिफ वृद्धि कर निर्यात में आई गिरावट की भरपाई कर देगी। देख रहे हैं, हमारा एक फैसला अमेरिकी टैरिफ से जो निर्यात में गिरावट आई है उसको ही एक जीएसटी में हमारी कटौती पूरी करने वाली है। आने वाले समय में आगामी त्योहारी सीजन है, ग्रामीण मांग मजबूत रहने वाली, क्योंकि मानसून अच्छा गया है तो फसल की पैदावार भी अच्छी होगी, तो ग्रामीण मांग में भी वृद्धि होगी। साथ ही सार्वजनिक खर्च और बाहरी मांग में कमी और निजी क्षेत्र की मांग में तेजी के साथ विकास की संरचना में बदलाव आने वाला है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, मैं कल ही आपको बताया था कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर अर्थात सेवा क्षेत्र। तो हमने स्टार्टिंग में प्राइमरी सेक्टर को बूस्ट किया, फिर हमारे सेकेंडरी सेक्टर को बूस्ट करने के अलावा
को बाईपास करते हम सीधा सेवा क्षेत्र में चले गए, लेकिन विनिर्माण क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र हमारे यहाँ पिछड़ते चला गया। लेकिन अभी एक चीज हमारे सामने आ रही है कि विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि 17 साल के शीर्ष पर है, अर्थात उत्पादन में उछाल आई है। तो विनिर्माण क्षेत्र में जितना ज्यादा उछाल आएगा उतने ज्यादा ही हमारे देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है, और जब रोजगार देता है तो लोगों की क्रय शक्ति क्षमता में भी वृद्धि होती है। ठीक है, ये देख लिखा है ना, रोजगार सृजन में वृद्धि हो रही है। अगस्त में कंपनियों ने अतिरिक्त सामग्री खरीदने की गति बढ़ा दी, अधिक नौकरियां सृजित की हैं, जो भविष्य के बारे में सकारात्मक उम्मीदों को दर्शाता है। ये सारे न्यूज एनालिसिस आपको इकोनॉमी को समझने में मददगार साबित होते हैं। आपने क्लास की होगी कहीं से और आपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो किया होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आपको जरा से भी लगता है कि हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कमजोर है, तो ये एनालिसिस बिल्कुल साफ तौर पर आपकी मदद करेगा, और आने वाले जो इकोनॉमी का पेपर है मेंस का, उसमें आपको ये फायदा पहुंचाएगा। ठीक है, चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 वर्ष में टीटी अर्थात टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने में विफल रहने पर सेवा छोड़नी होगी। उन्होंने कहा यदि किसी को भी शिक्षण सेवा में बने रहना है तो आपको बने रहने के लिए भी और प्रोन्नति के लिए भी आपको क्या है, टीटी अर्थात टेट निकालना अनिवार्य है। दरअसल मामला है ये कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 29 जुलाई 2011 से शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दिया था। तो मुख्य प्रश्न यह था कि इससे पहले जो शिक्षक बने हैं उनके सेवा में बने रहने की या पदोन्नति के लिए टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। ठीक है, तो इसी पर उन्होंने इस पीठ ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि यह अधिनियम लागू होने से पूर्व भर्ती सेवारत शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से अधिक का समय बचा है उन्हें 2 वर्षों के भीतर टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। जिसका 5 वर्ष से अधिक सेवा अवधि बचा हुआ उसको, और जिसका 5 वर्ष से कम सेवा अवधि बचा है उसको टेट देने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते यदि वो प्रोन्नति अर्थात प्रमोशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए टेट अनिवार्य है। ठीक है, तो ये उनके लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है जो बिना टेट किए भी शिक्षण कार्य कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। अभी हाल ही में मोदी जी कहाँ गए थे, जापान गए थे, और जापान में, और इससे पहले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शाह साहब भी कहाँ गए थे, जापान गए थे। इन दोनों की एक चीज कॉमन क्या है, सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट पर निवेश आकर्षित करना। इसी सेमीकंडक्टर, क्यों सेमीकंडक्टर, तो देखिए एक अभी आज से यहाँ लिखा है, देखिए 2 से 4 सितंबर के बीच में यशोभूमि नई दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जिसका नाम है सेमीकॉन इंडिया 2025, बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। तो इसका उद्देश्य क्या है, भारत को नया सेमीकंडक्टर का पावर हाउस बनाना। इसी को ध्यान में रखते हुए सेमीकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है, पहला, यदि पूछ दिया जाए कि भारत को सेमीकंडक्टर उद्योग को क्यों बढ़ावा देना चाहिए, तो इसलिए क्योंकि भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना। दूसरा, भारत सरकार की डिजाइन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के साथ भविष्य के चिप्स को सशक्त बनाना। और तीसरा है, भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र में विश्वसनीय और भरोसेमंद भागीदार बनना चाहता है। ठीक है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सेमीकंडक्टर आज के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से लेकर के अर्थात ऑटोमोबाइल सेक्टर, ठीक है, एनर्जी, जितने भी मशीन वाले एनर्जी वाले सेक्टर हैं वहां इस सेमीकंडक्टर का उपयोग सर्वाधिक रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को फास्ट करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में आयोजित सेमीकॉन इंडिया का क्या उद्देश्य रहा, ये कहाँ आयोजित हुआ और कब से कब तक आयोजित हुआ। ठीक है, तो आज की न्यूज एनालिसिस में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।